नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं आवृत्ति वितरण तैयार करना, यानी कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। बारंबारता वितरण अपरिष्कृत यानी कि रॉ डेटा जो होता है उसको एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है। यानी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में आप उसे क्लासीफाई करते हैं और सिंपली यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें सबसे पहली समस्या आती है कि वर्गांतरों की संख्या, यानी कि जो भी डेटा दिया गया है उसमें आप वर्गांतर कितने बनाएं। जैसे कि आपको किसी एक विषय में 100 अंकों वाली कोई परीक्षा हुई और उसमें विद्यार्थियों ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, और अब उन अंकों को, और विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं 20 थी, ठीक है। 20 नहीं, विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं 50 थी, ठीक है। तो अब उन 50 विद्यार्थियों ने, किसी ने दो, तो किसी ने 18, तो किसी ने 37, तो किसी ने 87, किसी ने 65, इस तरह से 50 विद्यार्थी हैं जिन्होंने अंक प्राप्त किए। अब आपके सामने सवाल ये है कि आप अगर 0 से 10 यानी कि 10 का अगर वर्गांतर लेते हैं तो 10 का वर्गांतर लेने पे यहाँ पे 10 ग्रुप बनेंगे, और अगर 20 का वर्गांतर लेते हैं तो 5 ग्रुप बनेंगे। सवाल ये कि आप वर्गांतर कितने लें, तो ये कैसे तय होता है, आइए जानते हैं। देखिए, संख्या निश्चित करने का कोई निश्चित नियम नहीं है यहाँ पर। आप चाहे तो 10 वर्ग लें, चाहे तो 5 वर्ग लें, चाहे तो 20 वर्ग लें, लेकिन यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जनरली वर्ग आप कितने लेंगे इसी पर निर्भर करेगा कि आपका वर्ग विस्तार कितना होगा, और वर्ग विस्तार यानी वर्गांतर कितना होगा इसी पर निर्भर करेगा कि वर्गांतरों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो औसत रूप से 5 से 7 वर्ग बेहतर रहते हैं। ठीक है, 5 से 7 वर्ग। ओके, तो बेहतर ये माना जाएगा कि अगर 100 अंकों की परीक्षा है तो आप 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ये वर्गांतर आप ले लें क्लास इंटरवल्स, ये बेटर है। लेकिन अगर आप चाहें तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और लास्ट में 90 से 100, ये वर्गांतर भी ले सकते हैं। अब ये आप पे निर्भर करेगा कि आप 5 वर्गांतर लेना चाहते हैं या 10। ठीक है, मैं कुछ थ्योरी यहाँ से बता देता हूँ जो यहाँ इन्होंने लिख रखी है कि यदि पदों की संख्या अधिक है और वर्ग विस्तार भी बहुत बड़ा है तो वर्गों की संख्या जो है वह अधिक होगी। लेकिन सदैव सचेत रहना चाहिए कि वर्गों की संख्या ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत अधिक हो। संख्या कम होने पर आवृत्तियों का अनावश्यक रूप से केंद्रीकरण होगा और कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत अगर संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो विश्लेषण करने में और गणना करने में बहुत कठिनाई आएगी। तो वर्गों की संख्या का निर्धारण करने से पहले चरों के मान में परिवर्तन देखना चाहिए, यानी कि चरों के मान में परिवर्तन यानी कि परास के माध्यम से देखना चाहिए। परास को रेंज बोलते हैं। और रेंज क्या होता है? रेंज क्या है, जैसे मैंने कहा कि 100 अंकों की एक परीक्षा हुई, तो यहाँ पर रेंज हमारा न्यूनतम अंक कितने हो सकते हैं? अगर 100 अंकों का कोई पेपर हुआ है न्यूनतम अंक हो सकते हैं 0 और अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं? 100। तो यहाँ पर रेंज कितना हो गया? 100 माइनस 0, यानी कि 100 रेंज हो गया। ठीक, यानी कि अब 100 0 से 100 ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि चरों के मान में परिवर्तन को जब हम रेंज से उनका मूल्यांकन कर रहे हैं तो अधिकतम मान लिया 100 था और न्यूनतम मान 0 था, तो परास यानी रेंज कितना होगा? 100 होगा। तो परास सभी वर्ग अंतरालों का योगफल होता है। यदि वर्ग अंतराल को तय कर लिया जाए तो परास में वर्ग अंतराल का भाग देकर वर्गों की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है। तो जैसे आपने रेंज 100 निकाला और आपको पता है कि वर्गांतर यानी कि आई जो है वो 10 है, तो अगर आप इसे 10 से डिवाइड कर दें तो वर्ग आपके कितने बन गए? 10। तो आपने रेंज को वर्गांतरों से डिवाइड करके आपने वर्गों की संख्या निकाल ली। अगर वर्गों की संख्या पता हो तो वर्गों से डिवाइड करके आप वर्गांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य बात है। ये दो तरह का होता है परास, विस्तृत परास और लघु परास। विस्तृत परास
चरों के मान में व्यापक प्रसार दिखाता है और लघुपरास चरों के मान में कम प्रसार दिखाता है। जैसे 100 जो है ये अपने आप में थोड़ा सा व्यापक प्रसार है, लेकिन मान लिया बच्चों के अंक जो हैं वो 0 से 100 वाले परीक्षा में बच्चों के अंक जो है वो 60 हैं, 61 है, 62 है, और इसी तरह से रिपीट होकर के फिर से 60 है, फिर 61 है, यानी कि 60 से 70 के बीच में है। तो 70 माइनस 60 यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जो रेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, केवल 10 रेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको वर्गों की संख्या अगर 10 लेनी है तो आप क्या करेंगे, या 5 लेनी हो तो आप 60 से लेकर के 62 कर लीजिए, 62 से 64 कर लीजिए, इस तरह से आपको 5 वर्ग मिल जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। तो वर्ग विस्तार कैसे बनता है, वर्ग विस्तार आंकड़ों का अधिकतम मूल्य माइनस आंकड़ों का न्यूनतम मूल्य बटे वर्गों की संख्या। वर्ग विस्तार का मतलब यहाँ पर क्लास इंटरवल से है, और क्लास इंटरवल को i से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये वैसे सामान्य रूप से L2 माइनस L1 करके पता चलता है, लेकिन इसको यहाँ निकालने का तरीका क्या है, कि आंकड़ों का अधिकतम मूल्य आंकड़ों का न्यूनतम मूल्य बटे वर्गों की संख्या। जो हमने एग्जाम्पल ऊपर लिया था, अधिकतम मूल्य 100 था हमारा, न्यूनतम मूल्य 0 था, और वर्गों की संख्या अगर हम 10 ले रहे थे तो ये कितना आ जा रहा था, 10। तो यहाँ वर्ग विस्तार कितने बनेंगे, 10। चलिए इसके बाद में वर्ग सीमाओं का निर्धारण। वर्ग सीमाएं निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीमाएं स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। प्रत्येक पद को वर्गांतरों में सम्मिलित किया जा सके। वर्ग सीमाओं का चुनाव हम इस तरह से करते हैं कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु उस मान का संपाती हो जिसके आसपास आंकड़े संक्रांतित होते हैं। संपाती का मतलब यहाँ समानुपाती से है। ठीक है, संपाती शब्द कोई नहीं होता है, समानुपाती। अच्छा खैर, प्रत्येक वर्ग में 2 सीमाएं होती हैं, निम्न और उच्च सीमा। निम्न सीमा वर्ग में निम्न सीमा में अगर वर्ग अंतराल जोड़ दें तो हमें उच्च सीमा पता चल जाती है। जैसे हमने लिखा था कोई क्लास लिखा और क्लास था 10 से 20, तो हमें पता है ये L1 है और ये L2 है। तो अगर हमें वर्गांतर निकालना है तो L2 माइनस L1 कर लें तो पता चल जाएगा 20 माइनस 10 करके कि 10 वर्गांतर है। और अगर हमें वर्गांतर पता है और L1 पता है तो अगर हम इसमें 10 जोड़ दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, L2। L1 क्या था, 10, 10 प्लस 10 20 आ जाएगा, जो कि L2 है। ठीक, उसके बाद में है आवृत्तियों का विन्यास, वर्गांतरों की संख्या, वर्ग विस्तार, वर्ग सीमाएं। ये जब हम तय कर चुके हों तो हमें प्रत्येक वर्ग में आने वाले मदों की गणना करनी होती है। यानी कि एक किसी क्लास में मान लिया ये क्लास था 20 से 30, तो इसमें कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक 20 से 30 के बीच में हैं, वो जो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, तो ये आवृत्ति कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और इसे हम सरल रेखाओं के माध्यम से पता करते हैं, टेरी मार्क्स के माध्यम से। एक उदाहरण से आइए सीखते हैं। देखिए ये 100 विद्यार्थी हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र में कुछ अंक प्राप्त किए हैं। अलग अलग अंक हैं बच्चों के, 0, 11, 21 और इसी तरह से आखिर तक ये अंक हैं। ठीक है, ये किसी क्रम में नहीं है, आपको इन्हें क्रम में करने की कोई अनिवार्यता भी नहीं है। अभी इसे कैसे करेंगे ये आपको जानना है। यहाँ पर इन्होंने थ्योरी में इसे बहुत कुछ लिख के बताया है। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ बातें बता देता हूँ, चाहे तो आप इसे पढ़ लीजिएगा अपने आप अगर कोई। चलिए मैं यहीं से बता देता हूँ। आवृत्ति वितरण की रचना करते समय सबसे पहले परास कितना है ये ज्ञात करेंगे। तो परास ज्ञात करने के लिए आपको देखना होता है जो सवाल आपका है, इस सवाल में न्यूनतम अंक तो 0 हमें दिख ही रहा है। अब अधिकतम अंक क्या है ये हमें देखना है। तो हमें अधिकतम अंक सबसे पहले दिखा 99, क्या कहीं 100 है, तो 100 कहीं नहीं है। तो अगर रेंज आपको निकालना हो परास यानी कि रेंज, तो 99 माइनस 0 करके 99 आ गया। ठीक है, और हमें औसत रूप से जब हमें ये पता चल गया कि 99 इसका रेंज है, तो अब हमें क्या करना है। मान लिया हम वर्गों की संख्या अगर 10 रखना चाहते हैं तो 99 बटे 10 किया तो 9.9 आ गया। 9.9 को राउंड अप करेंगे, तो हम 10 पाएंगे, यानी कि हमें 10 वर्ग अंतराल बनाने हैं। अब क्या है कि अगर हमने L1 जान लिया है कि ये 0 है, और हमने ये जान लिया कि हमारा जो वर्ग अंतराल है उनकी संख्या कितनी है, 10 है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 99 को 10 से डिवाइड करें तो हमारा जो वर्ग अंतराल है वो भी 9.9 यानी कि 10 आ जाएगा। तो अब सीधा सा मतलब है कि हमारी जो पहली क्लास होगी उसमें हम
L1 में अगर हम I जोड़ दें, L1 हमारा 0 है और L2 क्या होगा, L1 प्लस क्लास इंटरवल I। तो L1 हमारा 0 था, I 10 था, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वही इन्होंने नीचे बताया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो भी क्लासेस हैं उसमें हम टैली मार्क लगाते चले जाएंगे। मिलान चिन्ह इन्हें बोलते हैं। टैली मार्क 1 2 3 4 लगाने के बाद पांचवा टैली मार्क ऐसे ना खींच करके हम यहाँ पे ऐसे खींचते हैं, तो ये एक 5 के बराबर माना जाता है। उसके बाद में अगर फिर कोई वैल्यू आ रही है तो इसी के आगे हम यहाँ पे फिर से वैल्यू लगाते चले जाते हैं, 1 2 3 4, और अगर फिर एक 5 आ रहा है तो फिर 5 हो गया। अब इसे देख करके हम जान सकते हैं कि एक 5 है, एक 5 है, यानी कि ये 10 के बराबर है। यही यहाँ तरीका है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, ये आवृत्ति वितरण है। यहाँ पे इन्होंने 0 से 10 क्लास में जो भी मार्क्स आए हैं वो यहाँ लिख दिए हैं। अब ये लिख इसलिए दिए हैं कि आपको समझ में आ जाए, वैसे ये लिखने की आवश्यकता, ये वाले लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल टैली मार्क लगाते चलते हैं। लेकिन जैसे 0 से 10 में 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 7 9 8 6 2 3 आ जाएंगे। लेकिन अगर 10 कहीं पे है तो वो 0 से 10 में ना करके 10 से 20 में आएगा। 20 अगर है तो वो इसमें ना करके यहाँ आएगा। 30 यहाँ नहीं आएगा लेकिन यहाँ शामिल होगा। तो अपर वैल्यू आप जानते हैं शामिल नहीं होती है, तो ये जो भी वैल्यूज़ हैं ये शामिल हैं। और ये जितने हैं 1 2 3 4, पहले में 0 से 10 में आप देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने यहाँ पे टैली मार्क लगा लिए है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, तो ये 9 हो गया। बस इतना है। तो ये आपको जब आप इसे बना रहे हैं तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप वहाँ देखते जाइए, वहाँ टिक करते जाएं, और यहाँ पर जैसे वहाँ आपने 8 देखा क्वेश्चन में तो यहाँ एक टैली मार्क लगा लिया, फिर 6 देखा एक टैली मार्क यहाँ लगा लिया। इस तरह से आप करते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है। ओके, तो आपने अगर वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है तो आपने क्लास लिख लिए, और जो आपने यहाँ पर अभी निकाले हैं केवल यही लिख लिया, और ये बीच का जो एरिया है, विलान रेखाएं वगैरह, ये आपने गायब कर दिया। तो बचा क्या रह गया, अंक और आवृत्ति, यानी कि ये नीचे जो दिया गया है 0 से 10 50 60, और इनका आवृत्तियों का योग कितना है, 100। इसको आप एक्स बोलते हैं, सॉरी इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, और इसको एफ बोलते हैं। जो लास्ट में टोटल आता है इसको एन बोला जाता है। एन कितना है, 100। ओके, तो कुछ बातें हैं, कुछ जानकारी हैं। वर्ग मदों को जिस किसी निश्चित समूह में शामिल करते हैं हम उन्हें बोलते हैं वर्ग। ये है वर्ग 10 से 20, 20 से 30, इन्हें वर्ग या वर्गांतर बोला जाता है। वर्ग भी बोल सकते हैं। वर्गांतर कितना है, वर्गांतर है 30 से 20 करके 10 पता चला, 20 से -10 किया तो भी 10 पता चला, तो यहाँ वर्गांतर कितना है, 10। खैर, वर्ग सीमाएं क्या हैं, 10 और 20 में 10 L1 है और 20 L2 है। ठीक है, ये इन्होंने बताया है। वर्ग विस्तार क्या होता है, L2 से L1 घटा दें, L2 माइनस L1 कर दें तो वर्ग विस्तार, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। मध्य मूल क्या होता है, L2 प्लस L1 अपॉन 2 करने से उनकी मिड वैल्यू पता चल जाती है। इसको मिड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू को हम MV ऐसे लिख लेते हैं। वर्ग आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी। एक उदाहरण नंबर 5 की सहायता से आपको वर्ग सीमाएं और मध्य मूल्य ज्ञात करने हैं। तो उदाहरण नंबर 5 में वर्ग और आवृत्तियां उनकी आपने लिख ली थी। अब इसकी अगर वर्ग सीमा आपको पता करनी है तो वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा क्या है, L1 क्या है, 0, इसे हम L1 बोलेंगे। ये L2 है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, और इसे मिड वैल्यू लिखेंगे। ये हिंदी में ना लिख के आप अंग्रेजी में जो मैंने बताया यही लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मध्य मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, 0 प्लस 10/2 यानी 5, 10 प्लस 20, 10 L1 20 L2, इनको जोड़ लिया और यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। ये इनकी मिड वैल्यूज़ हैं। मुझे लगता है ये आप सभी लोग निकाल सकते हैं, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ठीक है, आवर्त वितरण में सूचना की हानि, ये क्या चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए, समूहीकरण की त्रुटि यानी कि ग्रुप में कोई त्रुटि तब होती है जब आंकड़ों का विभिन्न वर्ग विस्तारों में समूहीकरण किया जाता है। यानी आंकड़ों को जब हम अलग अलग वर्गों में क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो समूहीकरण की इस विधि में किसी भी वर्ग अंतराल की सभी आवृत्तियों को वर्ग विस्तार के मध्य मूल्यों के बराबर मान लिया जाता है।
अगर आपने उन्हें मान लिया, जैसे ज़ीरो से, ध्यान से सुनिएगा, ज़ीरो से 10 से 20 था और आपने इसकी मिड वैल्यू निकाली थी अभी कितनी, 15, बीच में 10 से 20 के 15 ही तो आएगा। तो अगर आप 15 मान करके इसे हल कर रहे हैं, 20 से 30 को अगर आप 25 मान के हल कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी थोड़ी है 10 से 20 में किसी के नंबर 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं। हो सकता है कि 0 से 15 के बीच में इस तरफ 8 लोग हों और 15 से यानी 16 से 20 के बीच के जो नंबर हैं वो केवल 2 ही हों। लेकिन अगर आपने 15 ले लिया तो यहाँ जहाँ पे 8 विद्यार्थी थे जो 10 से 15 के बीच में अंक लाने वाले थे, और 15 से 20 के बीच में केवल 2 ही विद्यार्थी थे, लेकिन आपने जब इसे 15 मान लिया तो आपने ये मान लिया कि 10 से 15 के बीच में 5 बच्चे और 15 से 20 के बीच में भी 5 बच्चे होंगे, जबकि यहाँ ये 8 और 2 का डिफरेंस है। तो यही दरअसल सूचना की हानि होती है, इसे समूहीकरण की त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमें कभी कभी सही परिणाम नहीं मिल पाते हैं, और जब इन आंकड़ों को बारंबारता वितरण में वर्ग में समूहित कर लिया जाता है, तब यह बारंबारता वितरण उस वर्ग की बारंबारता को दिखाता है, ना कि वास्तविक मानों को। ये वर्ग की बारंबारता दिखाता है, वास्तविक मानों को नहीं दिखा पाता, क्योंकि हमने मान लिखा वही 10 से 20, तो 10 से 20 के बीच में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लिया 13 है, लेकिन अब इस 10 से 20 में इन 13 विद्यार्थियों में से किसी के नंबर 11 हो सकते हैं, किसी के 13 हो सकते हैं, किसी के 12 हो सकते हैं, किसी के 10 हो सकते हैं, किसी के 18-19 भी हो सकते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि इन 13 विद्यार्थियों में से किसके कितने नंबर हैं। ये जब हम क्लासेस में बांटते हैं तो ये उसमें सामूहिक त्रुटि कहलाती है। ठीक है, ये इसका दोष भी है। तो इस वर्ग के सभी मानों को उस वर्ग के वर्ग अंतराल के मध्यमान या वर्ग चिन्ह के बराबर मान लेते हैं। आगे की सांख्यिकीय परिकलनों के लिए वर्ग चिन्ह के मान को आधार बनाया जाता है, ना कि वर्ग के प्रेक्षणों के मान को, यानी कि उसमें 13-17 इंपॉर्टेंट नहीं, वो केवल 10 से 20 महत्वपूर्ण रह जाता है। तो इस प्रकार के प्रेक्षणों के वास्तविक मान के स्थान पर जब हम वर्ग के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो सांख्यिकी विधियों में ऐसा होने पर पर्याप्त मात्रा में सूचनाओं की क्षति यानी हानि होती है, और इसी वजह से हमें सांख्यिकी से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी हम 100% परिशुद्धता की कोई भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, खैर अभी तक आपने जो पढ़ा उसके आधार पर इन प्रश्नों के आप उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए। सभी वर्ग अंतरालों का योग क्या कहलाता है? सभी वर्ग अंतरालों का अगर योग कर लेते हैं तो हमें रेंज पता चल जाता है। परास में वर्ग अंतराल का भाग दे करके हमें क्या पता चलता है? वर्ग अंतराल का भाग अगर कर देते हैं तो हमें वर्गों की संख्या पता चलती है। ठीक है, वर्ग सीमाएं कितनी होती हैं? वर्ग सीमाएं 2 होती हैं, एक तो निम्न सीमा और दूसरी उच्च सीमा L1 L2। निम्न सीमा में क्या जोड़कर उच्च सीमा ज्ञात की जा सकती है? निम्न सीमा L1 में अगर आप क्लास इंटरवल जोड़ दें तो आपको L2 पता चल जाती है। समूहीकरण की त्रुटि उत्पन्न कब होती है? जब आप वर्गों जो मेन वेरिएबल्स होते हैं ना, जो वर्गों के जो मेन मुख्य प्रेक्षण होते हैं, आप उन्हें छोड़ देते हैं और वर्गों को लेकर के फिर अपने अध्ययन को करने के लिए मिड वैल्यूज ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं समूहीकरण की त्रुटि उत्पन्न होती है, इन शॉर्ट। ठीक है, तो अभी तक आपने ये जो जाना, ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। अध्याय एक नज़र में इन्हीं चीज़ों का रिवीजन करता है कि आंकड़ों का व्यवस्थीकरण से आशय क्या है, आवश्यकता क्या है, वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण के क्या क्या उद्देश्य और विशेषताएं हैं, वर्गीकरण के आधार क्या क्या होते हैं, क्षेत्र के आधार पे, समय के आधार पे, गुणों के आधार पे, और चर क्या होते हैं, श्रेणियाँ क्या हैं, कुछ विशिष्ट आवृत्ति वितरण होते हैं जैसे अपवर्जी, समावेशी, संचयी आवृत्ति श्रृंखला, मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला, आवृत्ति वितरण तैयार करना, कैसे तैयार करते हैं, इसमें वर्गांतर, वर्ग विस्तार, वर्ग सीमाओं का निर्धारण, आवृत्तियों का विन्यास, ये सब क्या होता है, और आवृत्ति वितरण में किस तरह से सूचना की हानि होती है। आपने अभी पढ़ा कि समूहीकरण की त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब आंकड़ों का विभिन्न वर्ग विस्तारों में समूहीकरण किया जाता है। समूहीकरण की इस विधि में किसी भी वर्ग विस्तार में सभी आवृत्तियों को वर्ग विस्तार के मध्य मूल्यों के बराबर मान लिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। एनसीईआरटी फोल्डर के अंतर्गत आपको ये कुछ प्रश्न करने हैं, चैप्टर के आखिर में दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है किसके?
उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के, क्या ये बात सही है? उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल के, क्या ये बात सही है? उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अनुपात के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा L2 प्लस L1, इनका औसत निकालने के लिए, क्योंकि L2 L1 की संख्या 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको इनका मिड वैल्यू पता चलती है, और यही ए पार्ट में कहा गया है, तो ए पार्ट ही सही उत्तर है आपका, नीचे दिया भी गया है। इसी तरह से आप नीचे के उत्तर ढक लीजिए पहले, और उत्तर ढकने के बाद अपने उत्तर पढ़ समझने के बाद दीजिए, और अगर आपको कहीं पे कुछ गलत लगे कि आपने सही नहीं बताया तो उसे कृपया अपने नोट्स का हिस्सा बनाइए। कुछ यहाँ पे प्रश्न हैं और उनके उत्तर भी दिए गए हैं, उन उत्तरों को अच्छे से आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। इवन देन इफ़ देर इज़ एनी डाउट, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जिनमें आपसे कहा गया है कि आप इन्हें टेली मार्क बना करके आवृत्तियाँ इनकी निकालिए, तो मुझे लगता है कि आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शहर में यह जानने के लिए 45 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने घर में कितनी संख्या में सेल फोनों का प्रयोग करते हैं। तो कोई 1 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई अलग अलग मात्रा में कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको इनकी आवृत्ति बनानी है, तो जो भी वैल्यू दिए गए हैं उन्हें हम लिख लेंगे। आप देख सकते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, 4 के बाद कहीं 5 भी हैं, 6 भी हैं, 7 भी हैं, और 7 के ऊपर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं नज़र आ रही, तो हमने यहाँ पर 0 से लेकर के 7 तक की घरेलू उपकरणों की संख्या ऐसे लिख ली। और उसके बाद में हमने देखा कि 0 1 है, तो जैसे हम कैसे यहाँ पे टेली मार्क लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने देखा यहाँ पर 1 है, तो हमने 1 के आगे एक टेली मार्क यहाँ लगा दिया। फिर हमने देखा 3 है, तो 3 के आगे एक टेली मार्क लगा दिया। 2 2 2 2 4 बार आया है ना, तो 2 में यहाँ आकर के 1 2 3 4 4 बार लगा लिया। फिर 1 है तो 1 में आ गए, 2 है तो अब इसको 5 कर दिया। फिर उसके बाद में फिर 1 है तो 1 में फिर आ गए। इस तरह से लगाते चले जाइए, फाइनली आपके ये टेली मार्क आपको मिल जाएंगे। और इनका जो वैल्यू है, ये 1 है, ये 5 और 2 7 है, ये 5 5 10 5 3 15 है। इस तरह से आप लिख लीजिए, सिग्मा एफ 45 हो गया, 45 बच्चे थे ही। तो ये बहुत इजी है, यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सब चीज़ें दी गई हैं। एक विचर और द्विचर बारंबारताओं के बीच में अंतर क्या होता है, ये एक सवाल है, आपसे पूछा गया है। ये भी है कि अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृत आंकड़े बेहतर होते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो बिल्कुल, आपको अगर उत्तर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सहमत हैं कि अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृत आंकड़े बेहतर होते हैं। क्यों होते हैं? आप सहमत अगर हैं तो आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए। तो रीज़न क्या है? आंकड़ों के वर्गीकरण में शुद्ध आंकड़ों का रूपांतरण सांख्यिकी श्रृंखलाओं में इस प्रकार किया जाता है कि इससे कुछ अर्थपूर्ण परिणाम मिल सके। एक विचर और द्विविचर बारंबारता के बीच में अंतर क्या है? एक चर आवृत्ति वितरण से आशय केवल एक चर वाली संख्य की श्रृंखला से है, जबकि दो चरों में संख्या की दो चर होंगे। वहाँ पे एक विशेष क्षेत्र के परिवारों की आय के आंकड़े अगर हैं तो ये एक चर हो गया। किसी विशेष क्षेत्र के परिवारों की आय के और बचत के आंकड़े, तो यहाँ आय और बचत दोनों के आंकड़े आ गए। तो वो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम एक तरफ आय और दूसरी तरफ बचत दिखाएंगे और उनके कॉम्बिनेशंस को दिखा रहे थे। याद है, एक आपने द्विचर बनाई थी, बाई वेरिएट टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पर फिर से आपको बारंबारता वितरण तैयार करना है। तो ये कुछ है परीक्षा अभ्यास के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न एक एक करके सारे यहाँ से पढ़िए और इन्हें आपको लर्न करना है। अच्छे से पढ़ें, लर्न करें, ठीक है। ये आपको सारे मुझे लगता है समझ में आएंगे। इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूज़न प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अब कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपको करने के लिए। मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 करने की स्थिति में हो आप? यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वेरिएबल्स हैं 2 हैं, 16 हैं, ऐसे करके दिए गए हैं ना। तो आप ये देख लें कि यहाँ पर क्या क्या संख्याएँ दी गई हैं, आप वही संख्याएँ यहाँ पर लिख लें, ठीक है। बस उन्हें
एक आरोही क्रम में अगर लिख सकें तो बहुत अच्छा है। अगर आप आरोही क्रम में नहीं लिखेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आपको चुन करके यहाँ पे पहले लिख लेना है। कोई भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं करनी है। अगर कोई 2 बार आया है तो उसके आगे 2 टैली चिन्ह लगा देना है। इस तरह से आपकी आवृत्तियाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इसको अपवर्जी रूप में लिखिए। तो इसे ध्यान से सुन लीजिए। ये 6010 है और ये 7000 है। ये 7010 है और ये 8000 है। तो इन दोनों के बीच में 7000 और 7010 के बीच में कितने का अंतर है? 10। इसका आधा करिए तो कितना आएगा? 5। अब आपको क्या करना है? अब आपको L1 में से 5 घटाना है 6010 में से, और L2 7000 में 5 जोड़ना है। तो पहला जो क्लास बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा 6005। कैसे आएगा? आप यहाँ क्या करेंगे? 6010 में से 5 घटाएंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा 6005। और दूसरा आप क्या करेंगे? 7010, ये सॉरी 7000 दिया गया है, तो 7000 में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 7005। क्या ये बात क्लियर है? तो इसी तरह से आपको क्या करना होता है, अगर कहीं पे भी क्यूमुलेटिव इंक्लूसिव सीरीज दी गई है तो ये हम कैसे जानते हैं? पहले क्लास की जो अपर वैल्यू होती है और जो दूसरे क्लास की फर्स्ट यानी लोअर वैल्यू होती है उसमें डिफरेंस होता है। यहाँ डिफरेंस 10 का है, उसका आधा किया, 5 आया। अब 5 को आपको L1 से घटाना है और L2 में जोड़ना है। 6010 में से 5 घटाएंगे तो फाइनली 6005 आएगा। ठीक है। और 7000 में 5 जोड़ेंगे तो 7005 आएगा। 7010 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7005। और 8000 में 5 जोड़ेंगे तो 8005 आएगा। अब आप देखिए कि पहले क्लास की जो L1 है 7005, वही दूसरे क्लास की L1 है। ये L2 है और ये L1 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये आपने एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल लिया है। फ्रीक्वेंसीज जैसी थी वैसी ही रहती हैं। ठीक है। तीसरे में कहा गया है मध्य मूल्यों की गणना कीजिए। तो यहाँ लिखा है से कम। तो से कम का मतलब है, आप देख सकते हैं 30-30 का डिफरेंस है, तो ये 0 से 30 होगा, तो ये 3 है, ऐसे ही ताल लिया जाएगा। फिर क्या है? 30 से 60 करेंगे तो 60 से कम में तो ये 3 भी शामिल थे ना। तो अब आपको क्या करना है? 9 में से 3 घटाना है तो 6 आ जाएगा। 15 में से 9 घटाना है तो भी 6 आ जाएगा। 22 में से 15 घटाना है तो 7 आ जाएगा। 33 में से 22 घटाना है तो 11 आ जाएगा। ये यहाँ पर आपके क्लासेस बन गए। 30-30 का डिफरेंस था तो 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90। मुझे लगता है ये समझ गए होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है 5-5 के वर्गांतरों से अपवर्जी और समावेशी विधि से आवंटन कीजिए, आवृत्ति आवंटन। तो अगर हम पहले करते हैं अपवर्जी में, अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव, तो हमारे क्लासेस बनेंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। अब हम सबसे पहले विचार करते हैं 9 पे। तो 9 कहाँ आएगा? 9 आ जाएगा 5 से 10 के बीच में, एक टेली मार्क यहाँ लगा लीजिए। उसके बाद में 5 है तो ये भी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में 16 है तो 16 तो 15 से 20 में आएगा। इस तरह से लगाते हुए जब आप टेली मार्क लगाएंगे तो 2, 3, 8, 4, 3 ये आवृत्ति आ जाएगी। समावेशी ये एक अलग टेबल है, बिल्कुल अलग है। समावेशी में आपको पता है कि इसमें हम कुछ इस तरह से क्लास लेते हैं कि पहले क्लास की जो अपर वैल्यू है और दूसरे क्लास की जो लोअर वैल्यू है वो एक ना हो। तो यहाँ हमने 5 से 10 और 10 ये दोनों सेम थी, लेकिन यहाँ पर 5 से 9 लिया गया, फिर 10 से 14 लिया गया, 15 से 19 लिया गया। तो एक एक का डिफरेंस है। अब 5 से 9 में 5 भी शामिल है, 9 भी शामिल है, तो फ्रीक्वेंसी सेम आती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 5 से 9 ही शामिल हैं, इसमें भी 5 से 9 ही शामिल हैं। तो फिर अंतर क्या है? अगर कहीं पे 9.5 वैल्यू आ जाए तो वो 5 से 10 में तो शामिल हो जाएगी यहाँ, क्योंकि इसमें 9.5 ही नहीं, 9.9 5 से 10 में शामिल है, बस 10 यहाँ है। ठीक है। 9.9999 भी 5 से 10 में शामिल है, लेकिन 5 से 9 के बाद अगर 9.9 है तो ये ना तो इसमें आ पाएगा ना इसमें आ पाएगा। इसीलिए हमें समावेशी को एक्सक्लूसिव में बदलने की आवश्यकता पड़ती है, तब हम कोई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं। ऐसे ही 5वां सवाल है इसमें, यदि व्यक्तियों की आय समूह के आवृत्ति के मध्य बिंदु क्रमशः ये दिए गए हैं, तो आपको यह मानते हुए कि व्यक्तियों की उपरोक्त आय उनके अंतिम जन्मदिन की है, तो वर्गांतर और वर्ग सीमा निकालिए।
तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्गांतर और वर्ग सीमा अगर आपको निकालनी है तो वर्गांतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए 22, 31, 40, 49, 58 और 77 ये इनकी मिड वैल्यूज़ हैं। तो दो मिड वैल्यूज़ को आपस में घटाइए तो वर्गांतर का आकार पता चल जाएगा और ये 9 है। तो यदि व्यक्तियों की आय उनके अंतिम जन्म दिन के आधार पर है तो समावेशी स्वरूप में वर्ग सीमाओं का निर्धारण 9 के अंतराल से हम करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। कैसे आता है ये, इसे जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। 22 और 31 जब आपने देखा तो ये 9 है, तो हम इसे कैसे करेंगे। इसे करने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है 9 का डिफरेंस है तो 22 बीच में आएगा, है ना। तो यानी कि 22 जो होगा वो पांचवा होगा, तो 2 इधर होंगे और 2 उधर जाएंगे। ओके, 2 नहीं सॉरी 4 इधर और 4 इधर जाएंगे तो बीच में पांचवा होगा। ओके, तो आपने 9 में से 4 घटा दिए तो कितना आ गया 18, और 4 जोड़ दीजिए 22 में तो कितना आ जाएगा 26। तो आपका बीच में वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। ठीक है, अब यही आपको 31 में करना है। 4 घटाइए 4 जोड़ दीजिए। ओके, तो इस तरह से आपने इसे कर लिया है। फाइनली निम्न को व्यवस्थित श्रेणी से खंडित श्रेणी में आपको बदलना है, ये व्यक्तिगत श्रेणी से, माफ कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये व्यक्तिगत श्रेणियां हैं, ये रिपीट हुई हैं, लेकिन आपको इनके एक बार लिखना है, टेली मार्क्स लगाने हैं और आवृत्तियां जो आ जाएंगी तो इसी को आप बोल देंगे कि ये आपने इसको, ये टेली चिन्ह को आप बाद में हटा सकते हैं तो आपके एक्स और फ्रीक्वेंसी ये दोनों मिल जाएंगे, यही आपकी खंडित श्रेणी है। तो ये यहाँ से 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। बाकी के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं कल के वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। आप बाकी के क्वेश्चंस एक बार देख सकते हैं, ये आपको समझ में आने वाले हैं, मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, कुछ भी नया नहीं है इनमें, 9 है, ये सब वही हैं जो आपको पढ़ाया जा चुका है। तो ट्राई करेंगे। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। ओके गर्ल्स, थैंक यू सो मच। यहाँ कुछ और सवाल हैं जो आपको करने हैं घर पे, 17, 18, 19, 20, 21, 22। इन क्वेश्चंस में आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, अनुमान लगाइए, अंदाज़ा लगाइए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 में ये प्रॉब्लम है, 18 में, 20 में, 21 में सॉल्व करने के दौरान ये बात नहीं समझ में आ रही। मैं बिल्कुल उन सारी प्रश्नों का जवाब लेकर के अगले वीडियो में आऊँगा और उन क्वेश्चंस को मेंशन करते हुए आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ये भी बताएं कि क्या समझ में आया। ओके, अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे पहुंचाएं जो लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप सभी ने वीडियो को आखिर तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और विद्या एक ऐसी चीज़ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसमें अगर आप कोई भूमिका निभा सकते हैं तो प्लीज़ निभाइए। घर पे रहिए, कोरोना की सेकेंड फेज़ भी कहीं कहीं देखी जा रही है, तो प्लीज़ मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल टाइम टू टाइम कीजिए, अगर घर पे हैं तो साबुन से और पानी से हाथ धोते रहिए और फिज़िकल डिस्टेंस 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, इन सिद्धांतों का ज़रूर पालन करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।